गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम वापस से हमारा राजनीति विज्ञान लेसन फर्स्ट का दौर ये अपना चैप्टर का नाम है। हमने पिछली दो वीडियो में देखा शीतयुद्ध का अर्थ पढ़ा, शीतयुद्ध क्यों शुरू हुआ, उसके कारण पढ़े, शीतयुद्ध में कौन कौन से संगठन बने, कहाँ हुआ, वो पढ़े। अब हमारा ये है कि शीतयुद्ध के दायरे ये क्या है, इसको समझना है। कहने का मतलब यह है कि हमें पहले पढ़ चुके हैं कि 1945 से लेके 1990 के दौरान शीतयुद्ध का दौर था। मतलब इस समय शीतयुद्ध चल रहा था। अब दायरे का मतलब है कि इन दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों में आपस में शीतयुद्ध हुआ और दोनों ने अपने अपने गुट बनाए। दायरे का मतलब है कि शीतयुद्ध के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे पूरे विश्व को लगा कि तृतीय महायुद्ध होगा। तृतीय महायुद्ध होगा, ऐसे संकट उत्पन्न हुए कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध न होगा, युद्ध नहीं हुआ और वो स्थिति वहां कम आई, संभाली गई, तो इसे हम शीतयुद्ध के दायरे बोलते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखो, एक तो है क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, कॉन्गो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, कॉन्गो संकट, कोरिया, वियतनाम, ये ऐसे संकट उत्पन्न हुए जिससे लगा कि तृतीय महायुद्ध होने वाला है। लेकिन दोनों महाशक्तियों की सूझबूझ, संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्षता की मध्यस्थता के कारण ये युद्ध होने से बच गए। इसे ही हम शीतयुद्ध का दायरे कहते हैं। कहने का क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियों के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि जैसे पूरी विश्व को लगा कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, ऐसे संकट में युद्ध नहीं हुआ और युद्ध को टाला गया, उन्हें हम शीतयुद्ध के दायरे कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट, ये हमारे जहाँ से लेसन शुरू होता है वहाँ है, लेकिन हमने वो वहाँ पे क्यों नहीं कराया? क्योंकि हमें यहाँ कराना था इसका। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसको देखो आप। 1961 पूरा पे 1961 क्यूबा मिसाइल संकट 1961-62 में हुआ। कब हुआ? 1961-62 में। है क्या? देखो, एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है सोवियत संघ।
क्यूबा। क्यूबा यहाँ का नेता था निकिता खुसेव। निकिता खुसेव। यहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉन ऑफ केनेडी। क्यूबा एक छोटा सा देश है अमेरिका के तट का। यहाँ फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हुआ। ठीक है, अब इसका झुकाव ये साम्यवादी देश सोवियत संघ की ओर है। एक तो है साम्यवाद या समाजवाद और एक है पूंजीवाद। एक है साम्यवाद या समाजवाद, एक है पूंजीवाद। समाजवाद का एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर समाज का पूर्ण नियंत्रण होता है, समाज का या राज्य का, उसे हम समाजवाद बोलते हैं। पूंजीवाद जहाँ संसाधनों पर निजी व्यक्ति समूह का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद बोलते हैं। दो ये अमेरिका के लगते हुए देश है क्यूबा। यहाँ का फिदेल कास्ट्रो जो राष्ट्रपति था उसका शासन पलट दिया, तो फिर इसका झुकाव किसके हो गया? सोवियत संघ। सोवियत संघ इसको आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार से मदद करता था और इसको साम्यवादी देश में शामिल करना चाहता था, जिस कारण सोवियत संघ ने इसको अपने पक्ष में लेते हुए यहाँ अपनी मिसाइलें स्थापित कर दी। इस जगह परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो अमेरिका के बिल्कुल निकट पड़ गए। देख लो, ये अमेरिका है, ये क्यूबा है, ये सोवियत संघ है। दोनों के देश अमेरिका के लगते हुए तटीय देश है। ठीक है, बिल्कुल करीब सोवियत संघ दूर है। तो सोवियत संघ अपने आप को शक्तिशाली स्थापित करने के लिए यहाँ पर अमेरिका के बिल्कुल नजदीक पहुंचना चाहता था। तो नजदीक हम तब पहुंच सकते हैं जब इस देश का हमें सहायता मिले। इस देश की हमें सहायता मिलेगी तभी तो इसके नजदीक पहुंच पाएंगे, राइट? तो इसने सोवियत संघ के नेता निकिता खुसेव ने क्यूबा को अपने पक्ष में करते हुए इसका झुकाव क्यों हो गया? तो इसने इसकी सहायता से अपनी मिसाइलें, परमाणु बम या युद्ध टैंक यहाँ पे स्थापित कर दिए। यहाँ पे स्थापित कर दिए, जिसकी खबर जॉन ऑफ केनेडी को 7 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद लगी। 7 दिन बाद। सीधी सी बात है, अमेरिका तो सोवियत संघ बिल्कुल अमेरिका के नजदीक आ गया। उसने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। हम अमेरिका को लगे जॉन ऑफ केनेडी को, तो इसकी सलाहकार उन्होंने सलाह की कि हम सीधे युद्ध तो कर नहीं सकते, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और सोवियत संघ की हटेगा नहीं हटेगा तो क्या करेंगे? तो इसने भी अपने यहाँ पे जहाजी बेड़े मतलब सेना और मिसाइलें स्थापित कर दी। दोनों आमने सामने हो गए। एक अमेरिका ने भी कर दी, अब कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। दूसरा निकिता खुसेव ने यहाँ पे की, इसकी मदद से क्यूबा, हम पहले कह चुके, यहाँ पे अपनी मिसाइलें ये जहाज में स्थापित कर दिए। दोनों की सेनाएं, दोनों के परमाणु बम, दोनों के हथियार आमने सामने हो गए। पूरे विश्व को ये लगने लग गया कि अब युद्ध होने वाला है, अब युद्ध होने वाला है। स्थिति भयंकर थी, तनाव भयंकर अपने चरम पर था, तनाव अपने चरम पर था। ऐसी स्थिति में युद्ध होना पूर्ण रूप से था, लेकिन दोनों नेताओं की सूझबूझ के कारण ये युद्ध टला। ये युद्ध टला और कैसे टला कि सोवियत संघ ने अपनी यहाँ से ये मिसाइल थी ये वापस यहाँ ले ली और अमेरिका ने वापस यहाँ ले ली। इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, क्यों? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को। क्यों कहा जाता है? क्यों के बारे में हम उसका पूरा वर्णन देंगे कि क्यूबा
अमेरिका के लगते हुए तटीय देश था। यहाँ का नेता फिदेल कास्ट्रो के तख्ता पलट करने के बाद क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ की ओर हो गया। किसकी ओर हो गया? सोवियत संघ की ओर। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के बिल्कुल नजदीक आने के लिए क्यूबा और अमेरिका की सीमा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। जिसकी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 7 दिन बाद लगी। तो दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और इन्होंने अपनी सेना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपनी सेना अपनी सीमा पर लाकर रख दी। दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई और पूरे विश्व को लगने लग गया कि अब युद्ध होगा। लेकिन दोनों नेताओं की सूझबूझ से, या इन दोनों को यह डर था कि हमने पहले पढ़ा नियंत्रण संतुलन, अवरोध और नियंत्रण का सिद्धांत, ये हमने पढ़ा इसी चैप्टर में। इसका मतलब यह है कि एक महाशक्ति अगर दूसरी महाशक्ति पर परमाणु बमों का उपयोग करती है तो उसको पूरे समाप्त करने के बाद भी दूसरी महाशक्ति के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वो उसे कभी भी बर्बाद कर सकती है। इन दोनों दलों के कारण दोनों महाशक्तियां ये जानती थी कि हमारे पास इतने परमाणु बम है। इसको भी अंदाजा था, अमेरिका को भी और सोवियत संघ को भी। अमेरिका को भी ये पता था कि अगर हम सोवियत संघ पर आक्रमण कर देंगे तो सोवियत संघ के पास भी इतने परमाणु हथियार बच जाएंगे कि वो हमें कभी भी समाप्त या बर्बाद कर सकता है। दूसरी ओर सोवियत संघ को भी ये आकलन था, उसको भी ये अनुमान था कि अगर हम सोवियत संघ पर आक्रमण कर देते, अमेरिका पर आक्रमण कर देते हैं तो अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार बच जाएंगे कि वो हमें कभी भी समाप्त कर सकता है। तो इस डर के कारण दोनों नेताओं की सूझबूझ के कारण ये क्यूबा मिसाइल संकट टल गया या हट गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट को। दूसरी बात, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है ये हमने बता दिया। दोनों का अर्थ आपको समझ आ गया? दोनों का आंसर एक ही तरीके से। क्लियर? अगला बढ़े। अब इसी में देखो एक कामो संकट हुआ। कामो जो संकट हुआ वो हुआ 1962 में। इसमें भी दोनों महाशक्तियां आमने सामने हो गई थी। लेकिन सोवियत संघ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता के कारण ये संकट में टला और कुछ ऐसे संकट उत्पन्न हुए जो गुटनिरपेक्षता के कारण टल गए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध के दायरे। क्लियर? अब इन्होंने देखो क्या किया है, अस्त्र नियंत्रण संधि। अस्त्र नियंत्रण संधि ये क्या है? इसका मतलब है कि दोनों महाशक्तियां अपने अपने परमाणु बमों और परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाएगी और हथियारों में कमी करेगी। उसे बोलते हैं अपन अस्त्र नियंत्रण संधि। अब ये क्यों किया? जब दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध अपने चरम पर था, दोनों महाशक्तियों में भयंकर गतिरोध था, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए नहीं, वो इसलिए किया गया था कि इन दोनों महाशक्तियों को, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ, इन
दोनों महाशक्तियों को ये डर था कि किसी भी तरह से युद्ध हो सकता है, हम कितनी भी सूझबूझ कर लें लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध हो सकता है। हो सकता है कि जैसे इसमें एक तो नाटो है, इसमें वार्सा पैक्ट है, एक तरफ नाटो है, वार्सा पैक्ट है। तो इन देशों में, इन संगठनों में शामिल देश की गलती के कारण या किसी भी कारण, सैनिकों की चालाकी के कारण कोई परमाणु हथियार चल जाता है, तो दूसरा देश या दूसरी महाशक्ति इस चीज को नहीं समझेगी कि ये गलती से चला है, नहीं समझेगी ना। तो दूसरा देश या दूसरी महाशक्ति इस चीज को नहीं समझेगी ये गलती से चला है। तो सैनिकों की गलती के कारण या किसी देश की आपसी टकराव के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और परमाणु हथियार चल जाते हैं। तो परमाणु हथियारों की भयंकर बर्बादी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों ने, इन दोनों महाशक्तियों ने ये निर्णय लिया कि हमें शस्त्र अस्त्र नियंत्रण एक संधि करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अशस्त्र नियंत्रण। क्यों करनी चाहिए? हमने आपको बता दिया कि दोनों महाशक्तियों को ये डर था कि सैनिकों की गलती के कारण या किसी दूसरी महाशक्ति या दूसरी आपस में गतिरोध के कारण कोई परमाणु हथियार चल जाता है तो विश्व बर्बादी की स्तर पर आ जाएगा। उस बर्बादी को रोकने के लिए हमें अस्त्र नियंत्रण संधि कर लेनी चाहिए। तो इस संधि की कौन कौन सी संधि की गई ये देखो, इसमें हथियारों को सीमित या समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों महाशक्तियों द्वारा अस्त्र नियंत्रण संधि द्वारा अपने अपने हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 1960 के दशक में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की गई। एक की गई थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी की गई थी परमाणु अभिशाप संधि। परमाणु अभिशाप संधि। तीसरी की गई परमाणु प्रक्षेपास्त्र परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। आगे और भी कई संधि एकदम इसके बाद परमाणु परीक्षण संधि। सीधा सा इसमें ये था कि जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं वो ठीक है, आगे से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। संपूर्ण देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस संधि के द्वारा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसके तहत यह हुआ कि जो भी देश परमाणु परीक्षण कर चुके हैं वो कर चुके हैं, आगे के कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो एक भेदभावपूर्ण संधि है। इस संधि को भारत ने नहीं माना, इस संधि को भारत ने नहीं माना, दक्षिण कोरिया ने नहीं माना, पाकिस्तान ने नहीं माना। तो इनको कुछ समय के लिए यूएनए द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने 1978 में परमाणु परीक्षण किया अपना, दक्षिण 1960 के दशक में बंद कर दिए गए। ये हुआ। उसके बाद परमाणु अप्रशासन, मतलब कोई भी देश जिनके पास परमाणु हथियार है वो वहां तक सीमित रहेंगे, वो अपने परमाणु हथियारों का प्रसार या उनको बढ़ावा नहीं देंगे, उनमें वृद्धि नहीं करेंगे। एक ये संधि की गई। दूसरा परमाणु परिसीमन संधि। इसके तहत परमाणु परीक्षण भी नहीं किया जाएगा और अपने परमाणु प्रसार भी नहीं किए जाएंगे। ये 3-4 संधि की गई थी। कब? 1960 के दशक में। क्यों की गई हम बता चुके हैं कि दोनों महाशक्तियों को ये लगता था कि किसी की भी गलती के कारण परमाणु हथियार चल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विश्व में
संकट उत्पन्न हो जाएगा और बर्बादी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उस बर्बादी को रोकने के लिए, यह युद्ध की आशंका को टालने के लिए दोनों महाशक्तियों के मध्य दोनों महाशक्तियों में संपूर्ण देश आ जाएगा। क्योंकि क्यों आ जाएगा कि दो गुट बने हुए हैं, तो उन पर यह संध्या लागू की गई है। ठीक है, अगला जो है दो ध्रुवीयता को चुनौती। दो ध्रुवीयता को चुनौती। सीधी सी बात, दो ध्रुवीयता आप समझ रहे हो। संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांटना दो ध्रुवीयता कहलाता है। एक ध्रुवीय विश्व की संपूर्ण शक्ति एक देश या एक महाशक्ति के हाथ में सीमित होना एक ध्रुवीय। बहुध्रुवीय विश्व की संपूर्ण शक्तियां किसी एक देश या दो देशों में सीमित नहीं होकर संपूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों में सीमित रूप से बटी हुई होती है, उसे बहुध्रुवीयता कहते हैं। तो दो ध्रुवीयता, कौन सी दो ध्रुवीय शक्तियां किसमें बटी हुई है? सोवियत संघ और अमेरिका में। तो दो ध्रुवीयता, तो दो ध्रुवीयता में वो चुनौती किसने दी? चुनौती का मतलब कि उन दोनों की शक्तियों को रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? उनके सीमित जो शीत युद्ध थे उसको रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? वो अपने संसाधनों को बढ़ा रहे या अपनी शक्ति को बढ़ा रहे, उसको रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।